डिलीवरी के नेक्स्ट डे इशू आ गया था। क्या आया? टाटा टियागो भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, वो भी मैंने एक 55 के आसपास 150 के आसपास चलाया। हर तीसरे चौथे दिन गाड़ियाँ हटवाता, फिर मैं अपनी डालता, फिर निकालता। गवर्नमेंट कहते भैया डीजल बैन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन सिटी के हिसाब से। लेकिन आपको एवरेज भी मिल जाएगी, जो कि आपको बाकी अदर ऑप्शन में एवरेज नहीं मिलेगी। उनके पास भी कोई आंसर नहीं था इस चीज़ का, सिर्फ यही था कि टैबलेट कनेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज रमन जी हमारे पास आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रमन जी आए हैं दिल्ली से और 1 महीने पहले इन्होंने एक नई गाड़ी ली है। लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले ये चला रहे थे i20 डीजल में BS6 मैनुअल, 2022 मॉडल थी शायद वो। उसके बाद इनको अपग्रेड करना था। अपग्रेड करने में इनकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि इनको थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि इनकी डेली की रनिंग जो है 60 से 65 किलोमीटर की है। और इसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि ये कर्व ईवी पर जाएंगे। ठीक है, कर्व ईवी इन्होंने बुक भी कर दी थी, लेकिन उसको कैंसिल करवाना पड़ा। और कैंसिल करवाने के बाद इन्होंने गाड़ियां सर्च करी, और सर्च करने के बाद ये कौन सी गाड़ी लेकर आए हैं? अल्काजार। फ्रेम में देखिए आपने पहले बोल दिया। ये लेकर आए हैं नई नवेली अल्काजार 2024 डीजल है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये ऑटोमेटिक है। आपको कितने की पड़ी सर ये? 25 लाख 2,500। 25 लाख 2,500 की। कर्व ईवी आपको कितने की पड़ रही थी? 25-20 की। 25-20 की। वो क्यों? क्योंकि डिस्काउंट उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। हाँ। और वो आपने क्यों सेलेक्ट करी थी और इसको रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था, ये बताइए। सेलेक्ट करने का रीज़न यही था, फ्यूल की सेविंग हो, क्योंकि रोज 60 किलोमीटर है तो सेविंग चाह रहा था मैं। अब कर्व ईवी में दिक्कत ये आ रही थी कि पहले मैंने जब बुक कराई थी तब वो 23 के आसपास की थी। जब मैं डिलीवरी के टाइम पे गया तो पता चला वो रोड टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट ने बेनिफिट था वो हटा दिया था, जिसकी वजह से वो 25 पार जा रही थी। कर्व ईवी में आपका रनिंग कॉस्ट बहुत कम आता, आप घर पे अगर आई थिंक 1200-1300 रुपये आता। मैंने कैलकुलेट किया है। हाँ, महीने का। और इसमें कितना आएगा ये बताओ? इसमें 12-13 हज़ार जाएगा। फिर भी ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? अच्छा, इसका एक रीज़न और भी था ना लेने का कर्व ईवी। एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वो मतलब घर के नीचे प्रॉपर पार्किंग है, घर के नीचे गाड़ी भी चली जाती है, लेकिन गली में डालना निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ ऐसा है कि जो बीच स्पेस में हाँ होती है। तो पहले मेरे को रोज़ ये चैलेंज था, मैं उनकी हर तीसरे चौथे दिन गाड़ियाँ हटवाता, फिर मैं अपनी डालता, फिर निकालता चार्ज करने के लिए। नॉर्मल डेज में, नॉर्मल टाइम में तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर मान लो मुझे कभी अर्ली मॉर्निंग निकालना हो तो अर्ली मॉर्निंग में किसी को क्या डिस्टर्ब करूँ, या तो फिर मैं बाहर चार्ज हूँ। अगर मैं बाहर जिसको चार्ज करूँ तो मुझे लगता है फिर इतने सेविंग नहीं होती। अगर आपको 2.5 लाख रुपए कम देने पड़ते तो इतने चैलेंजेस ले लेते आप? आगे पीछे करना, उठाना किसी को नहीं, तब भी शायद मुझे लग रहा है मुश्किल ही था। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी डेली की रनिंग है, गाड़ी का साइज बहुत बड़ा हो गया, तो क्या ये डेली ड्राइविंग के लिए है गाड़ी आपकी? वैसे तो मेरी डेली ड्राइविंग यही है, ऑफिस इसी से मैं आना जाना करता हूँ। थोड़ा सा हाँ, i20 से अगर मूव ऑन मैंने शिफ्ट किया तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि i20 कंपैरेटिवली इजी है, कहीं पे भी चली जाती है। थोड़ा सा उससे है, बट ठीक है, अच्छा है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा सवाल ये है, डीजल लिए और नंबर देखो आप कहाँ है गाड़ी? दिल्ली। 10 साल। उसके बाद प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि मेरी रनिंग अच्छी है। मतलब आज इससे पहले जहाँ मेरी 2-3 गाड़ियाँ मैंने रखी है डीजल, सबकी रनिंग मेरी 1.5-2 लाख किलोमीटर मैंने सब चलाई है। तो अब ये पक्का है कि इसको मैं और 10 साल तक ही चलाऊंगा तो नेचुरल बात है 2.5-3 लाख चला लूंगा। 10 साल पूरा चलाना है आपको इसको? सोचा तो अभी तक यही है कि इस बार पैसा इन्वेस्ट किया है तो 10 पूरे चलाऊं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप उसको जल्दी बेच देते हो तो उसकी डेप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेटर है डीजल अगर दिल्ली में ले रहे हो तो पूरे 10 साल उसको चलाओ, पूरा पैसा वसूलो। ये सीख आपने कहाँ से ली कि अगर आप गाड़ी जल्दी, आपकी i20 से? i20, हाँ, i20 में 2022 मॉडल आपने 2 साल में बेची है? 2 साल में। कितने की निकली? 4.5 लाख का लॉस हुआ मेरे को उसमें लगभग। अच्छा, वो कितनी चलाई थी आपने? 51,000। 51,000 अच्छी खासी रनिंग है, साल में 25,000 के आसपास चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है डीजल का डिसीजन भी, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल रनिंग कॉस्ट भी देखना है। एग्जैक्टली। कितना एवरेज दे रही है ये बताओ? सिटी में बिटवीन 14 to 15। और हाईवे में कभी ट्राई करा है? 18 to 19। हाँ, इस 1 महीने में मैं 2 हाईवे के ट्रिप लग चुके हैं। एक हरिद्वार में गया था और दूसरा मैं अभी रिसेंटली संडे अलीगढ़ गया हूँ। तो इन दोनों ट्रिप में मेरी अच्छी खासी एवरेज निकली है। आपने जब ये लॉन्च हुई थी, मुझे लगता है कि उसी टाइम के आसपास चला दी थी आपने, टेस्ट ड्राइव ली थी इसकी? टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाई थी मेरे को उस टाइम पे। तो खैर डिस्प्ले में भी एक ही पीस था उनके पास। वो आपने खुद उठा लिया? वो नहीं उठा लिया, मुझे लगा है। ड्राइविंग अगर आप करते हैं, आपकी पुरानी i20 डीजल में ही थी, 100 bhp, 115 bhp का इतना बड़ा रथ, आपको कैसा फील होता है? इको में फील होता है कि हाँ पावर कम है,
अच्छा नॉर्मल मोड इसका 3 मोड है, जैसे इको में है, नॉर्मल में कोई दिक्कत ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा। एंड स्पोर्ट्स मोड में तो मज़ा ही मज़ा है। सिटी में वैसे भी चलाना, मेरी रेगुलर ड्राइविंग सिटी में, तो सिटी में इतना कोई पता भी नहीं लगता। कैरेंस भी आती है, डीजल में भी आती है, ऑटोमेटिक में भी आती है। अगर देखा जाए अंदर का स्पेस उसका इसके कंपैरिजन में अच्छा है। थर्ड रो की मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिकली तो वो भी बहुत अच्छी है इसके कंपैरिजन में। वो आपने कंसिडर नहीं किया? उसको ना कंसिडर करने का रीज़न था, एक तो इसका एक्सटीरियर थोड़ा सा बल्की है कैरेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, वो एमपीवी टाइप की लगती है। हाँ, दूसरा मेरी फैमिली 5 बंदों की है, मम्मी पापा मैं और मेरी वाइफ और एक 6 साल का बच्चा। तो मुझे लगता है मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट है, क्योंकि 4 बड़े हैं तो 4 कैप्टन सीट्स हैं, तो इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। और जो बच्चा है 6 साल का, उसको पीछे बैठने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मेरे लिए जो इंटरनल स्पेस था वो कैरन ठीक है, थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन अगेन मतलब मेरी फैमिली के हिसाब से तो मेरे को ये भी परफेक्ट है। इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ियाँ थी आपके रडार में? XUV 700, अच्छा। स्कॉर्पियो एन, ये दोनों मेरा रिजेक्ट करने का रीज़न यही था कि इनके इंजन जो है वो 2000 प्लस सीसी के हैं। तो अगर मैं रेगुलर ऑफिस आना जाना करूंगा तो मुझे लग रहा है शायद सिटी में सिंगल डिजिट ही एवरेज देगी दिल्ली के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तीसरा ऑप्शन था हेक्टर डीजल, अगेन उसमें ऑटोमेटिक नहीं था, इसलिए वो हटा दिया मैंने। मेरे हिल्स के ज़्यादा ट्रिप लगते हैं, मतलब मान के चलो मैं साल में 4 से 5 बार हिल स्टेशन ट्रैवल करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा चाहिए था। हाँ, स्कॉर्पियन में मेरे को पहले 4x भी सोच रहा था, 4x4 अगर देख रहा था वो फिर मेरे बजट से बाहर जा रहा था। वो अप्रॉक्सीमेटली 27 समथिंग कुछ जा रहा था ऑटोमेटिक में। ओके, लेने के बाद कोई इश्यूज वगैरह आए इस गाड़ी में? हाँ, इशू आए डिलीवरी जनरली के। देखने को नहीं मिलता हुंडई में। हाँ, डिलीवरी के नेक्स्ट डे इशू आ गया था। क्या आया था? इसमें DPF की, DPF ही कहते हैं शायद उसको, उसकी लाइट इंडिकेट करने लग गई थी। तो फिर मैंने संडे इसको सर्विस सेंटर दिखाया तो दे सेट की, पहले तो वो भी शॉक थे कि 100 किलोमीटर में आ कैसे गई। अच्छा। क्योंकि घर से लाने में, और जो उनकी शायद 40-50 किलोमीटर उनकी तरफ से चली हुई थी, बाकी मेरी जो थोड़ी बहुत चली थी उसमें 100 किलोमीटर में DPF की लाइट आ गई थी। उनके पास भी कोई आंसर नहीं था इस चीज़ का, सिर्फ यही था कि टैबलेट कनेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है। उनको शायद ये लगा शायद बाई चांस कोई रीज़न होगा, चलो सॉर्ट आउट कर देते, शायद दोबारा ना आए, ये दिक्कत ना आए। सॉर्ट आउट कर दी, हफ्ते भर कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मैं सैटरडे हरिद्वार गया, संडे जब मैं वापस आया हरिद्वार से, सेम अगेन DPF से रिलेटेड ही दूसरा इशू आ गया कि इसमें एड ब्लू जो डलता है डीजल में, उसका इंडिकेशन दे दिया कि एड ब्लू लो है आपकी गाड़ी में और आपको 750 किलोमीटर बाद गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। एक्चुअल में था वो 75% से ऊपर था। सर्विस सेंटर दिखाया, दे सेट कि भैया एक दिन छोड़ दो गाड़ी, हम पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे। हाँ, ये एक बात अच्छी थी हुंडई की, सर्विस सेंटर ने कॉपरेट अच्छे से किया मेरे को। मतलब अगर मैं सर्विस सेंटर लेके गया जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी वहीं दिखाया, तो उन्होंने मतलब ये था कि मुझे प्रेफरेंस पहले दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने नई गाड़ी ली और उनके साथ नई गाड़ी में इश्यूज आने लगे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को फ़ोन करके मेरे को बताया कि एक तो सेंसर जो है उसमें कहीं मॉइस्चर था और दूसरा कोई वायरिंग थी नीचे दब रही थी। अच्छा। तो वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद से वो प्रॉब्लम थी 700 किलोमीटर, अब 2700 चल गई है। हाँ। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके पास i20 भी डीजल में थी। हाँ। उसमें DPF का कभी आया है रीजनरेशन या एक बार आया, 22,000 किलोमीटर के अंदर आया था। तो वो मैंने खुद ही सॉर्ट आउट कर लिया था, यूट्यूब पे वीडियो देखा। तो पहले तो इशू आया तो मेरे को लगा है था क्या एग्जैक्टली। जब यूट्यूब पे रिसर्च करी तो पता लगा ये जेन्युइन है, BS6 नॉर्म्स में सारी डीजल कार में आता है। तो 45 मिनट तक हाई RPM पे ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट करनी थी बोनट खोल के, तो वो किया तो अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी। तो बेसिकली वो फिल्टर क्लीन करने का ही प्रोसेस है और कुछ नहीं। इतने सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा आपको? सबसे बढ़िया सेफ्टी फीचर में एडास की बात कहूँगा, क्योंकि इसमें एक तो ब्लाइंड जो फीचर है इसका, ब्लाइंड इंडिकेटर देने पे, कैमरा ऑन होने पे, और इनफैक्ट लेफ्ट रहता हूँ तो ब्लाइंड जो स्पॉट पॉइंट है वो मुझे ये भी बताता है कि लेफ्ट मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जनरली सिटी में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हम सडनली लेफ्ट ले लेते हैं, ये देखते नहीं। अब इसमें क्या है, मुझे साइड मिरर भी देखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट इंडिकेटर हल्का सा जस्ट लेन चेंजर इंडिकेटर दूंगा, ऑटोमेटिकली गाड़ी बता देगी भैया लेफ्ट लेना है नहीं लेना, बीप के थ्रू। और ये वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह चारों कैप्टन वेंटिलेटेड है, जो बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का मुझे लगता है, जो कि शायद मेरे ख्याल से किसी और गाड़ी में है नहीं ये ऑप्शन। गर्मियों में सबसे बेस्ट है। सफारी में तो फिर सफारी भी देखी थी, हाँ राइट। उसमें प्योर प्लस करके कुछ मॉडल आ रहा था 25 के आसपास के बजट में। अगेन इसमें भी सेम इशू, एवरेज प्लस फीचर्स नहीं थे उसमें। हुंडई की गाड़ी आपने पहले रखी है, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहा आपका? अभी तक 50,000 किलोमीटर आपने चलाया। इनफैक्ट ये मेरी थर्ड हुंडई कार है। मैं उससे पहले एक और हुंडई रख चुका हूँ जो 1.60 चलाई है मैंने। अच्छा। 1,60,000 किलोमीटर। वो कौन सी थी? इयॉन थी 800 सीसी पे, डेट टू बी ऑन CNG, मैंने 1,60,000 चलाई है। अच्छा। हाँ, वो मेरी पहली गाड़ी थी। ओके, उसके बाद मैंने टियागो ली, टाटा टियागो डीजल में। टाटा टियागो भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, वो भी मैंने 1,55 के आसपास, 1,50 के आसपास चलाया। अच्छा। देन मैंने i20 डीजल ली, उसके बाद अब मैंने ये लिया। डीजल आप चला रहे हो, बैक टू बैक 3 गाड़ियाँ आपने चला दी। राइट।
और अब पेट्रोल में शिफ्ट हो पाओगे क्या आप? ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमें। अच्छा। कल को गवर्नमेंट कहते भैया डीजल बैन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो फिर देखते हैं ऑल्टरनेट क्या आता है, पेट्रोल की जगह कुछ और भी आ जाएगा। हो सकता है ईवी थोड़ा और बेटर हो जाए कंडीशंस। हाँ, तभी आपके दिमाग में ईवी लेने का ईवी के साथ सिर्फ दिक्कत यही थी कि अगर सडनली कभी जाना पड़ जाए, अब चार्ज ना हो, पहले तो मैं चार्जिंग ढूंढूं या मैं कहीं उसे घर पे चार्ज नहीं है, अचानक जाना पड़ जाए, बहुत सारे चैलेंजेस थे। ईवी रिजेक्ट करने का मेरा रीज़न यही था। और दूसरा ये था कि 25 लाख रुपए, मतलब मुझे ये लग रहा था 25 लाख एक अच्छा खासा अमाउंट है, ईवी के ऊपर खर्च करना मुझे नहीं लगता वर्थ है। इट्स बेटर अगर आपको ईवी लेना है डे टू डे कम्युनिकेट करने के लिए तो पंच ईवी ले लो, बेस्ट है। तो चलिए अब डीजल इंजन चलाकर देखते हैं। पेट्रोल तो हमने चलाकर आपको बताया था जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, और साथ के साथ इनसे बातचीत भी करेंगे। अच्छा, इस बार आपने ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करा, उसका कुछ खास रीज़न? आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताई दिया कि सिटी में मेरी रेगुलर ट्रैवलिंग बहुत है, तो सिटी के हिसाब से मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिक बेस्ट है। बट हाँ, इसमें जैसे थोड़ा सा मैं अब जैसे फर्स्ट मेरी ऑटोमेटिक कार है, तो मुझे एक ये चैलेंज लगता है कि मैनुअल मेरे हिसाब से अब मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली गियर चेंज कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, जनरली ऑटोमेटिक में हाई आरपीएम में जाके गियर चेंज करता है। एग्जैक्टली। तो ये एक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाता है उस टाइम पे जब हाई आरपीएम पे वो जाता है। और राइड क्वालिटी वगैरह, सस्पेंशन वगैरह कैसे लगे आपको? वो सब बढ़िया, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी है। बाकी वैसे मुझे इसमें कुछ कमियां लगी है जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में होना चाहिए। जैसे पेट्रोल और डीजल में इन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। एक तो सनरूफ ना देना, डेड टू बी पैनोरामिक, जो पेट्रोल में दी है डीजल में किसी वेरिएंट में नहीं दी है, जो कि होने चाहिए। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड जो वायरलेस होना चाहिए, जो कि इसमें वायर के थ्रू है। स्पेयर व्हील नहीं है। एंड टेल गेट जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकली होना चाहिए, कि बटन दबाया बंद हो गया, बटन दबाया खुल गया। ये मतलब ये बेसिक चीज़ है जो होनी चाहिए थी। अब देखो, अगर मैं पेट्रोल से कंपैरिजन करूं तो वो पंच आपको नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली। बट हाँ, ठीक है, इसमें इतना टॉर्क है कि आपको ये पुशबैक देती है। हाँ, अगर पूरा लोड हो गाड़ी में, बूट स्पेस भी फुल हो और 7 लोग बैठे हों, 6 लोग बैठे हों मतलब, तो उसके बाद की बात नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम 3 लोग तो बैठे हैं। जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें जो है इतने लोग एक साथ कभी ट्रैवल नहीं कर सकते लंबा, क्योंकि बूट स्पेस है नहीं इसमें। बिल्कुल है। उतने लोगों का सामान जाएगा नहीं है। ठीक है, अंडर पावर्ड बिल्कुल भी फील नहीं होगी आपको। पेट्रोल जैसी एक्सेसिव पावर नहीं मिलेगी। 160 PS और 115 PS में तो अंतर होगा ही होगा, आपको चलाने में बिल्कुल फील होने वाला है। लेकिन हाँ, टॉर्क ऑलमोस्ट सेम है दोनों इंजन का, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो है फील दे देता है कि हाँ, इसमें भी पावर है। डीजल इंजन तो टॉर्की होते हैं, आपको नेचर पता होगा डीजल इंजन का, आपने चलाया होगा, तो वैसा ही फील इसमें आ रहा है। राइट। मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा क्रेटा इसमें इस इंजन के साथ थोड़ा सा और उसमें पंच रहता है क्रेटा में। साइज का फर्क आ जाएगा वो बेसिकली, इस वजह से वो थोड़ा सा उसका फर्क आ जाएगा। दूसरा लेकिन एक ये है कि हाँ चलो उतनी पावर नहीं है, लेकिन हाँ सिटी के हिसाब से लेकिन आपको एवरेज भी मिल जाएगी, जो कि आपको बाकी अदर ऑप्शन में एवरेज नहीं मिलेगी। सही बात है। अगर आपका मेन बेनिफिट आपको यही चाहिए कि आपको एवरेज चाहिए कार से, तो फिर वो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। देखो, इन्होंने अपनी जो है नीड के हिसाब से सेलेक्ट करी है गाड़ी। पेट्रोल इंजन भी इनको इतना अच्छा एवरेज नहीं देता, सिटी में 8 से 10 का मिलता, जो कि ये 14 से 15 आसानी से निकाल कर दे रही है, जो कि बहुत सही बात है। और 10 साल का इन्होंने सोचा है पहले से ही, तो वो डीजल पे गए। एब्सोल्युटली। और कई ऐसे अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे अब ये ट्रे है, मैं कुछ भी रखना हो, कुछ भी सामान रखना हो, प्रॉपर ट्रे में रखो, अपना खाओ पियो और ग्लास वगैरह रखो। पीछे भी वायरलेस है, मतलब जनरली जो कार्स आती है उसमें फ्रंट में वायरलेस मोबाइल चार्जर होता है, उसमें बैक साइड में भी वायरलेस चार्जर दिया है। तीनों रो में टाइप सी है, तीनों रो में AC है, अपने हिसाब से स्पीड AC की सेट की जा सकती है। और फ्रंट का तो ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल है, दोनों अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो कई ऐसे हैं जो अच्छे फीचर्स भी हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इसमें फीचर नहीं मिले, अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत भी इन्होंने एग्जैक्टली सेम रखी है। हाँ, 40 to 50,000 का डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। हाँ, वो ऑन रोड में आता है। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, फीचर्स होते आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते? डिपेंड करता है कितनी कॉस्टिंग इंक्रीज होती है। देखिए, सनरूफ में मानता हूँ, हाँ दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन नहीं होती है, लेकिन हाँ एक वो होती है, बस वो एक वो माइंड ऐसा है कि वह होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली में की गर्मी के हिसाब से वो यूज़ भी ना होती हो, कोई बाहर निकल के भी नहीं देखता होगा, उसको बस होनी चाहिए कि हाँ वो वाला सिचुएशन अगर देखा जाए वैसी है कंडीशन। देखो, बाहर निकलना तो फिर भी सही नहीं है, लेकिन कभी आप पहाड़ों की तरफ जाएं तो सनरूफ अगर खोलें, जो व्यू आपको मिलता है 360 डिग्री टाइप का जो तो
उसमें थोड़ा सा अच्छा फील करवाती करवाता। है। और स्पेयर व्हील तो बहुत जरूरी है, इस पे कटौती नहीं करनी चाहिए। पंचर रिपेयर किट दी है, लेकिन अगेन वही वाली बात है, पंचर रिपेयर किट इज नॉट द बेनिफिट। ठीक है, पंचर हो गया वहां के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन अगर टायर ब्लास्ट हो गया तो क्या कर सकता हूँ, तब देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको और वो भी 25 लाख स्पेयर की व्हील गाड़ी। लेना ही पड़ेगा। 25 लाख की गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है तो ज्यादा नहीं है, 3-4 कमियां ही है मैं कहूंगा। पर देखो, हर गाड़ी में कोई ना कोई कमी होती ही सही है। बात है। हर गाड़ी आपको 100% परफेक्ट नहीं मिल सकती। अगर मैं कोई और गाड़ी ले लेता, चलो मैं स्कॉर्पियन लेता, उसमें डास नहीं आता मेरे ख्याल से, तो कोई ना कोई कमी तो मेरे को मिलती। देखो, हर गाड़ी का अलग अलग पर्पस है और हर आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मुझे क्या लगता है, जैसी आपको गाड़ी चाहिए थी वैसी मिल गई है, आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। Right. आपको रनिंग कॉस्ट के मामले में भी आपके पॉकेट में डेंट नहीं कर रही है। इधर देखो आप, 14.8 किलोमीटर पर लीटर का जो है एवरेज यहाँ पर शो कर रही है, जो कि जनरली सिटी में पेट्रोल गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये। और ये इस साइज की गाड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। चलाने का तरीका जो है आपका, उसमें आपकी i20 कितना देती थी? i20 मेरे को सिटी में गर्मियों में मेरे को 18-19 के आसपास दे देती थी। और मैनुअल थी उसका? मैनुअल थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एवरेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। साइज के हिसाब से अगर मैं देखूं गाड़ी में, वो 18-19 दे देती थी, 14-15 दे रही है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 4-5 का एवरेज का फर्क है, लेकिन साइज में भी तो आप देखो ना, बहुत ज्यादा फर्क है। तो दोस्तों, यही है ओनरशिप एक्सपीरियंस अल्काजार का डीजल का। शुरुआत में इशू आए थे, वो रिजॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, 2-3 बार सर्विस सेंटर के चक्कर इन्होंने लगाने पड़े एक्स्ट्रा, हो जाता है कभी कभार, बट ठीक है। एक्सपीरियंस अभी तक का अच्छा है। राइट गाड़ी इन्होंने सेलेक्ट करी है, मजे ले रहे हैं गाड़ी के, फैमिली भी इंजॉय कर रही है गाड़ी की, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आने के लिए रमन जी।